हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव्स मोशन के सवाल जो जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। इसमें वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे मार्च, अप्रैल या मई को टारगेट कर रहे हैं, इस फेब अटेम्प्ट के जितने भी सवाल हैं उन पैटर्न को देख के ये क्लियर है कि PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2019 एंड 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिले थे। 2020 के सारे PYQs एंड कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक, तो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन शुड बी ऑफ द फॉर्म y शुड बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ax प्लस माइनस bt इस फॉर्म का इक्वेशन होना चाहिए। और ये सवाल थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा फंक्शन है जो कि इस फॉर्मेट का है, दैट इज ax माइनस bt। दस इक्वेशन नंबर 1 इज द करेक्ट रिजल्ट। बाकी तीनों जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन है ही। इसके अलावा और क्या चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए? एक तो आपका जो डबल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव है उसको भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा हर वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t दिस y शुड बी फाइनाइट। ये y इनफाइनाइट नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t दिस y शुड बी फाइनाइट। तो ये 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हालांकि इस सवाल में तो सिर्फ एक इसी कंडीशन के बेसिस पे हम इक्वेशन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को हम टिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डॉपलर्स इफेक्ट पे ये एक सवाल है। 2 कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर एट एन इक्वल स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कार A है, कार B है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है विद द सेम स्पीड। व्हेन दे सी ईच अदर बोथ ब्लो हॉर्न्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 676 हर्ट्ज। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हॉर्न ब्लो कर रहा है। द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई ईच ड्राइवर विल बी हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे कहता है कि सपोज हम A वाले ड्राइवर की बात करें तो A वाले ड्राइवर को बीट फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व होगा। ठीक, अब अगर हम लोग A ड्राइवर की बात कर रहे हैं, दोनों को सेम ही बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। बात को समझिए, अगर हम A ड्राइवर की बात कर रहे हैं एंड वी वांट टू कैलकुलेट द बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय, here B stands for beat frequency observed by this driver A, that is going to be what? एक फ्रीक्वेंसी तो वो इमीडिएटली खुद सुन लेगा। ये जो ड्राइवर है इसने हॉर्न ब्लो किया और फ्रीक्वेंसी F0 था। दिस F0 इज what? 676। लेट मी राइट इट ओवर हियर। दिस F0 इज 676 हर्ट्ज। तो एक तो वो ड्राइवर A F0 सुनेगा और दूसरा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि B से निकल के आ रहा है उसके पास। B वाले ने भी F0 फ्रीक्वेंसी एमिट किया है, लेकिन ये ड्राइवर A F0 तो नहीं सुनेगा, कुछ अपेरेंट सुनेगा। वही हमें कैलकुलेट करना है पहले तो, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए ये F0 जो वो डायरेक्टली सुन रहा है, राइट, और दूसरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जो ड्राइवर A सुनने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय A फ्रॉम B, राइट। सो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय A क्या होगा? अब हमारे लिए A ऑब्जर्वर है, B सोर्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है? F0 स्पीड ऑफ साउंड पहले लिख देते हैं। ऊपर में ऑब्जर्वर का स्पीड आता है, नीचे में सोर्स का स्पीड आता है। ठीक है, अब आता है प्लस माइनस का। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं।
अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड जो है यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर इस ओवरऑल चीज़ को इंक्रीज कराना है तो बीच में माइनस होना चाहिए और ऊपर में प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी कोई ट्रिक बना सकते हैं ताकि आप इसके फॉर्मूले को ईजिली लिख सके। अच्छा, ना व्हाट इज एफ नॉट? एफ नॉट की वैल्यू है 676 ब्रैकेट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 प्लस ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है v है और सोर्स का भी स्पीड v ही है और वो v कितना है 7.2 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले तो मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए यानी कि 5/18, तो ये आपका हो जाएगा 0.4, दिस इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 लिखा डिवाइडेड बाई 340 माइनस 2, राइट। सो दिस बिकम्स 676 मल्टीप्लाइड बाई 342 डिवाइडेड बाई 338। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी 486, सो 684 हर्ट्स, 684 हर्ट्स। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ए इज अपैरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो वो खुद सुन रहा है। अपैरेंट है 684 माइनस 676 एंड दिस इज गोइंग टू बी 8 हर्ट्स। तो 8 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 8 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। The percentage increase in the speed of the transverse waves produced in a stretched string if the tension is increased by 4%. तो स्पीड का इक्वेशन होता है अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। अब यहाँ पे जो टेंशन का चेंज है वो 4% है, विच कैन बी टेकन टू बी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चेंज है, ये एक स्मॉल चेंज है और जब आपके पास चेंजेस स्मॉल होती है तब हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू अंडर रूट है विच मीन्स टी बाई म्यू की पावर हाफ, सो दिस बिकम्स हाफ डेल्टा टी बाई टी। और यहाँ पे डेल्टा म्यू लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। सो हम इस इक्वेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी हैव टू फाइंड परसेंटेज, यानी कि दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यही है आपका 4, यही है आपका 4। सो दिस इज योर 4, सो द रिजल्ट इज 2%, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू लिखाएगी यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगर किसी बच्चे को यहाँ से यहाँ आने में तकलीफ है तो इसका एक और तरीका है, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। सो दिस बिकम्स लॉग वी इज इक्वल टू हाफ लॉग टी माइनस हाफ लॉग म्यू, और अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए इसे आप लिख सकते हो डी वी बाई वी इज इक्वल टू हाफ डी टी बाई टी माइनस 0। तो फिर से हम लोग वहीं पे पहुँच गए, जहाँ पे ये डी हम लोग स्मॉल चेंज अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो रेजोनेंस का आपका ये सवाल है, अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रेजोनेंस कॉलम। ये आपका एक रेजोनेंस कॉलम है। द डायमीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 6 सेंटीमीटर। बी वेरी वेरी केयरफुल, आपको डायमीटर दे दिया है which is 6 centimeter, so radius is 3 centimeter. The moment you see कि एक रेजोनेंस कॉलम है उसका डायमीटर दे दिया है, इसका मतलब है कि आपको वो एंड करेक्शन लेना है। आई होप आपको पता है कि एंड करेक्शन क्या है, नहीं भी पता है तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। अब देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज 504 हर्ट्स, बहुत अच्छा। Speed of the sound at the given temperature is 336 meters per second. The zero of the meter scale coincides with the top end of the resonance column tube. यानी कि हमें जीरो जो है यहाँ से लेना है, दिस इज आवर जीरो मार्किंग। ठीक है, तो नीचे आपका जैसे जाओगे मार्किंग इंक्रीज हो रहा होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। The reading of the first water level in the column when the first resonance occurs is what? The reading of the water level in the
कॉलम व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स इज व्हाट. ठीक है, तो जब सबसे पहला रेजोनेंस अकर हुआ होगा दैट इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. वो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा. और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हम वेव कुछ ऐसे दिखा सकते हैं. दिस इज बेसिकली और डिस्प्लेसमेंट वेव. ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे डायमीटर भी इंफॉर्मेशन में दिया है तो सवाल चाहता है कि हम एंड करेक्शन को यूज में ले. एंड करेक्शन का मतलब होता है कि रियलिटी में ये वेव इस रेजोनेंस ट्यूब के इस एंड तक नहीं होती है, ये थोड़ा सा और बाहर निकला हुआ होता है. तो जो उसका बाहर निकला हुआ हिस्सा है, देखिए ये थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकला हुआ होता है, बाहर निकला हुआ होता है, राइट. एंड दिस लेंथ, ये जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ये होता है आपका 0.6 टाइम्स आर. तो ये हमें एक एक्स्ट्रा लेंथ कंसिडर करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन. एंड करेक्शन, ठीक. लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे सवाल में पूछा है द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल. ठीक है, तो हमारा जीरो जो है वो तो यहां से स्टार्ट हुआ है, राइट. तो मान लेते हैं कि ये जो रीडिंग है दैट इज एल, दैट इज एल. ठीक है, नाउ ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, राइट. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? v बाई 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू लेंथ. ध्यान दीजिएगा, v बाई 4l होता है, राइट. यहाँ पे कैपिटल L क्या होगा? कैपिटल L इज दिस टोटल थिंग. कैपिटल L यहां से लेके यहां तक है, राइट. दिस फेलो इज योर कैपिटल L, which means f is equal to v by 4. This is going to be 0.6 r plus small l, plus a small l. ठीक है, तो हमें ये small l निकालना है. Now f की वैल्यू कितनी है? 504. v की वैल्यू है 336 डिवाइडेड बाई 4, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए 3 है. एक काम करते हैं, r को बाद में पुट करते हैं, प्लस l. ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? दिस इज गोइंग टू बी 4 8 एंड 4 16, राइट. सो ये आपका हो जाएगा 0.6 r प्लस l इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 504. अब आपका जो राइट हैंड साइड है वो मीटर्स में है, ठीक है, और हमको दिख रहा है कि मेरा चारों ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, राइट. नाउ यू पुट योर रेडियस इन सेंटीमीटर्स. इसे यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ये आपका L है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसे किससे 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो गया. एंड फर्दर दिस इज 3 एंड दिस इज 50. तो ये आपका हो गया 50 बाई 3 एंड 50 बाई 3 इज हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी 16.6, राइट. 16.6 के आसपास हम इसे ले सकते हैं. नाउ सी कितना बच रहा है? L इज इक्वल टू 16.6 माइनस, राइट, माइनस यहाँ पे कितना है? 0.6 इंटू रेडियस, दिस इज 1.8, दिस इज 1.8. ठीक है, सो 16.6 माइनस 1.8 अप्रॉक्सीमेटली आपको 14.8 ठीक आ रहा है. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4, 14.8 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है. यहाँ पे आपको एंड करेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और एक ठीक ठाक डिसेंट सा इसमें कैलकुलेशन भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बीट फ्रीक्वेंसी पे है सवाल. सवाल में कहता है कि अ ट्यूनिंग फॉर्क A ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 5 बीट्स विद अ फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज. तो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है A, राइट, जिसका फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, और आपके पास दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, लेट अस कॉल इट एज B, जिसका फ्रीक्वेंसी आपको पता है 340 हर्ट्ज है, राइट. अब इनके बीच का जो बीट फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच का जो बीट फ्रीक्वेंसी है हमें कहता है दैट इज 5, दैट इज 5. अगर बीट फ्रीक्वेंसी 5 है इसका मतलब दिस FA कैन बी ईदर 345 हर्ट्ज या फिर 335 हर्ट्ज.
बिकॉज द डिफरेंस शुड बी 5, तो 335 भी हो सकता है एंड 345 भी हो सकता है. नाउ वी हैव टू चूज वन ऑफ देम. आगे बोलता है व्हेन फॉर्क ए इज फाइल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2. अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करते हैं यानी कि उसका थिकनेस को डिक्रीज करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू चूज वन ऑफ देम. ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि सर 345 आंसर हो सकता है, सो लेट अस चेक. 345 आपने ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया तो फ्रीक्वेंसी 345 से तो ज़्यादा हुआ होगा. लेट अस से 347 हो गया. नाउ डिफरेंस विल इंक्रीज. नाउ अगर ये 347 हो जाएगा तो 347 माइनस 340 तो 7 हो गया, लेकिन हमको तो बीट फ्रीक्वेंसी कम कराना है. इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. इसको चेक कर लीजिए. 335 है, राइट, आपने फाइल किया, इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ गया. लेट अस से इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो गया 338. अब देखिए 340 माइनस 338 2 हो गया. सो दिस इज पॉसिबल. तो 335 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, आई होप एकदम क्लियर है. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6. ध्यान से देखिए. द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज दिस मच. आपको म्यू दे दिया गया है, दैट इज 0.135 ग्राम्स पर सेंटीमीटर यानी कि 10 to the power -3 अपॉन 10 to the power -2 kgs per meter. ठीक है, which can be further written as 0.135 multiplied by 10 to the power -1 kg per meter. ठीक है, a transverse wave of the form आपको दिया हुआ है is produced in it where x is in meters. ध्यान देना है, यहाँ पे यूनिट्स मीटर्स में है और t सेकेंड्स में है. देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन इन द वायर इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब आपको पता है कि जो वेव स्पीड होता है दैट इज टेंशन अपॉन म्यू. सो यहाँ से आप टेंशन लिख सकते हो v² मल्टीप्लाइड बाई म्यू. तो आपको वेव स्पीड चाहिए होगा और हम वेव स्पीड निकाल सकते हैं बाई लुकिंग एट दिस डेटा, राइट. वेव स्पीड जो होता है दैट इज ओमेगा बाई के. ओमेगा क्या है? t का कोएफिशिएंट दैट इज 30 और k होता है x का कोएफिशिएंट दैट इज 1. तो ये आपको सिंपली हो गया 30 मीटर्स पर सेकेंड. यहाँ पे पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपको 30² मल्टीप्लाइड बाई म्यू. म्यू की वैल्यू है 0.135 इंटू 10 to the power -1. ये हमसे चाहता है कि हम यहाँ पे 10 to the power -2 बनाएं. ठीक है, देखिए ये हो गया आपको 900 मल्टीप्लाइड बाई, इसे आप लिख सकते हो 1.35 इंटू 10 to the power -2. ठीक है, अब आपको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 9 इंटू 135, दिस इज गोइंग टू बी 1215. ठीक है, ये 1215 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन हो गया. सो इस सवाल का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी सिंपली x इज 1215. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. अगर हेल्पफुल रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लगती है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, एंड हम लोग इसी तरीके के वीडियोज़ में मिलते रहेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.